कैसे सुधरेगी पुलिस की छवि? मैं जान सकता हूं हमने ये नौकरी क्यों की, किसकी सेवा कर रहे हैं और जनता हम पर विश्वास क्यों करे। क्या है पुलिस सिस्टम की मजबूरी? पुलिस वालों को दायरे में रहकर अपनी ड्यूटी निभानी पड़ती है। तुम चाहे कितने भी सवाल उठाओ, हमें भी ऊपर जवाब देना पड़ता है। कैसे होगा पुलिस सुधार? इंडिया बोले की खास पेशकश में पुलिस पब्लिक के रिश्ते, पुलिस सिस्टम से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। बीते दिनों संसद में गृह मंत्रालय ने एक रिपोर्ट का जिक्र किया जिसके मुताबिक दिल्ली में 91% लोगों ने अपराध को सबसे बड़ी समस्या माना। देश की राजधानी का ये हाल है तो मुल्क की बाकी तस्वीर भी साफ समझ में आती है। यूएन के मुताबिक हर 1 लाख की आबादी पर 222 पुलिसकर्मी होने चाहिए, जबकि हमारे मुल्क में सिर्फ 151 है। अफसोस की बात यह भी कि मौजूदा करीब 19 लाख पुलिसकर्मियों में से करीब 4 लाख पद खाली पड़े हैं। सबसे ज्यादा 2 लाख पद अकेले उत्तर प्रदेश में, और जो पुलिसकर्मी मौजूद हैं भी उनमें से बड़ी संख्या में माननीयों की सुरक्षा में तैनात हैं। ऐसे में सवाल ये कि पुलिस की प्राथमिकता में आखिर कौन है, देश की जनता या हमारे माननीय? शायद यही वजह भी है कि पुलिस से ज्यादा हथियार कई सूबों के लोगों के पास हैं। देश में पुलिसकर्मी से ज्यादा निजी गार्ड हैं। जाहिर है सवाल पुलिस की साख पर है, और सवाल कुछ और भी हैं जिनको समझना बेहद जरूरी है। ढेरों दिक्कतें पुलिस कर्मियों के सामने भी हैं, जिसको लेकर कई कमेटियां बनी हैं, कई ऐलान हुए हैं, लेकिन सब मानो रस्म अदायगी साबित हुए। तो सवाल ये कि पुलिस के हालात आखिर सुधरेंगे कैसे? पुलिस पर भरोसा आखिर जगेगा कैसे? हर नागरिक को सुरक्षा मिलेगी कैसे? और यही सब कुछ समझने की कोशिश आज इंडिया बोले। और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ विक्रम सिंह साहब हैं, आप डीजीपी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, देश का सबसे बड़ा सूबा। हमारे साथ पंकज चौधरी साहब जुड़ रहे हैं, आप वर्तमान में एसपी हैं जयपुर के, राजस्थान से। हमारे साथ प्रेम कृष्ण जैन साहब जुड़ रहे हैं, आप एडीजी रह चुके हैं, लंबा अनुभव आपका है। और यहाँ इंडिया बोले के स्टूडियो में खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ चरणजीत पाल सिंह साहब सीपी साहब हैं, आप सीपी सिंह साहब हैं, आप आईजी रह चुके हैं पंजाब पुलिस के। हमारे साथ उदय सर हैं, आप वरिष्ठ आईपीएस अफसर हैं, लंबा अनुभव दिल्ली पुलिस का आपको रहा है। और साथ में जुड़ रहे हैं सुनील गुप्ता साहब, आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, लीगल एडवाइजर रहे हैं तिहाड़ जेल में। और आप तमाम खास मेहमानों से सवाल करने के लिए देश की जनता जनार्दन भी मौजूद है। लेकिन सवाल और जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे उससे पहले इसी मुद्दे से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। दरोगा का पावर मालूम है ना, 1 मिनट में अंदर कर देंगे। अरे सड़ जाओगे बिना चारज के। क्यों दागदार है पुलिस की छवि? क्यों पुलिस के पास जाने से डरती है पब्लिक? पुलिस पर लोगों का कितना भरोसा है? इसके लिए देश के सबसे बड़े सूबे यूपी से जुड़े इस आंकड़े पर गौर करते हैं। देश में कुल लाइसेंसी हथियार 33,69,444 है। देश के 38% से ज्यादा हथियार यूपी में है। यूपी में पुलिस के पास केवल 2.25 लाख हथियार है। यूपी में पुलिस से 5 गुना ज्यादा हथियार लोगों के पास है। एक और आंकड़ा है जो देश की सुरक्षा से जुड़ी हकीकत को बयां करता है। देश में कुल पुलिसकर्मियों की तादाद 19 लाख है, वहीं प्राइवेट गार्ड्स की संख्या करीब 70 लाख है। क्यों हैं ऐसे हालात? इंडिया बोले की खास पेशकश में हम इसी की चर्चा कर रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और चर्चा की शुरुआत उदय सर आपसे समझना चाहूंगा। जिस रिपोर्ट का मैं जिक्र कर रहा था जिसमें कहा गया कि 51% लोगों का ये मानना था कि दिल्ली में अपराध सबसे बड़ी समस्या है, गृह मंत्रालय ने संसद में बताया। आपको तो दिल्ली पुलिस का अनुभव है, ये हालात अगर दिल्ली के हैं तो देश की तस्वीर क्या होगी, और दिल्ली के भी हालात ऐसे क्यों? जी, मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने ये बात कही है सर्वे में, ये वो लोग हैं जो दिल्ली में, जिनको हम आम नागरिक कहते हैं। दिल्ली एक मल्टी लेयर्ड सिटी है, और अगर आप एक तरफ जिसको हम लटियंस दिल्ली कहते हैं, न्यू दिल्ली 1 को लें, जहाँ पर आपको थाने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ रहते हैं कंट्री के टॉप ब्यूरोक्रेट्स, टॉप पुलिस ऑफिसर्स, टॉप नेता। थाना चलकर उनके पास आता है। आपका कुत्ता भी अगर खो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है कि वहाँ का SHO आपके पास आके आपकी तहरीर, आपका स्टेटमेंट लेकर थाने में जाके दर्ज करे। दूसरी तरफ एक्सट्रीम है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के थाने, जहाँ पर एक गरीब आदमी थाने के बाहर संतरी को भी गुहार लगाता है कि ड्यूटी ऑफिसर से बात करा दो।
और इसीलिए ये जो प्रो रिच और प्रो पावरफुल परसेप्शन है, इसकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी पुलिस पे खुद है जी। हम बार बार एक्सटर्नल फोर्सेस को कहते हैं कि एक्सटर्नल फोर्सेस गड़बड़ हैं और उसमें कमी है, इसलिए बट कहीं ना कहीं समय आ गया है कि हम अंदर भी झांकें। विक्रम सिंह साहब, आप इस बात से सहमत हैं जो उदय सहाय जी कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि पुलिस हमारे देश की गरीब और अमीर के बीच में फर्क करती है, ताकतवर और कमजोर के बीच में फर्क करती है और उसी तरीके से अपने काम को आगे बढ़ाती है। ये सबसे बड़ी समस्या है। अनुराग जी, उदय साहब की बातों से 100% मैं समर्थन करते हुए निवेदन करना चाहूँगा। सर्वेक्षण में जिन लोगों ने ये कहा कि वो असुरक्षित है, मैं समझता हूँ कि इसकी संख्या ज़रा सा आप वेस्टर्न यूपी में आ जाएं तो ये हो जाएगी 75% जी। और ज़रा सा लखनऊ और उसके पूरब चले जाए बिहार में तो इसकी संख्या सिवाय जो लुटियंस दिल्ली के पर्याय लखनऊ और पटना में होंगे 100% संख्या कहेगी असुरक्षा की भावना व्याप्त कर गई है और एक वर्ण व्यवस्था उत्पन्न हो गई समाज में कि कौन पुलिस तक पहुंच सकता है। 99% अपराध होने पर थाने और थानाध्यक्ष दिवस अधिकारी से वार्ता नहीं कर सकते हैं। बाकी 1090 100 डायल 100 पेट्रोल कार हम आपके लिए, आप हमारे लिए, एक दूजे के लिए, ये सब बातें नारे बहुत सुनते हुए बीत गया। लेकिन धरातल पे अगर आपने कोई काम किया हो, मुझे कोई ऐसी क्रांतिकारी व्यवस्था अब तक तो नहीं दिखाई पड़ी। जैन साहब, क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं और आपको भी लगता है कि इस सवाल का जवाब ढूंढा जाना चाहिए कि हमारे देश की पुलिस की प्राथमिकता में आखिर है कौन? देखिए, पुलिस के ऊपर क्रिटिसिज्म तो बहुत होता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके कारण मीमांसा भी करनी चाहिए जी। इसके पीछे कारण क्या है, ये ऐसा क्यों हुआ है। बहुत सारे पुलिस कर्मचारी आज की तारीख में बिल्कुल फेयर एंड फ्री सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू भर्ती होते हैं, लेकिन देखा यह जाता है कि कुछ समय में उनका बिहेवियर बदलना शुरू हो जाता है जी। एक बार ट्रेनिंग होने के बाद में पुलिस कर्मचारी की दोबारा ट्रेनिंग बहुत ही कम होती है, उसको सॉफ्ट स्किल्स नहीं सिखाई जाती या सॉफ्ट स्किल्स का जो है कहीं ना कहीं ह्रास हो जाता है। तो इसलिए ये आपकी बात सही है कि लोगों में असुरक्षितता की भावना बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके पीछे कारण पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस के बाहर पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, उनके खुद के सीनियर्स और जनता, ये सब लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं। चलिए, पंकज चौधरी साहब का रुख करेंगे। आप वर्तमान में एसपी हैं। पंकज चौधरी साहब, ये वरिष्ठ आईपीएस कह रहे हैं जो आप बात लगातार सुन रहे हैं, क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं मौजूदा दौर में पुलिस की साख पर एक बड़ा सवाल है और जो ट्रस्ट डेफिसिट है यकीनन आप जैसे वर्तमान में काम करने वाले अफसरों के सामने एक बड़ी चुनौती है? बिल्कुल अनुराग, जो गैप है पुलिस और जनता के बीच वो बहुत ही चिंतनीय है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि पुलिस में मनोबल, अनुशासन और वेलफेयर बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। और जिस प्रकार हम पुलिस को इंटरनल देखते हैं तो एक आंतरिक सुधार की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जिस प्रकार हम लॉबी व्यवस्था देखते हैं, जिस प्रकार हम पुलिस अधिकारियों का एक कंफर्ट जोन देखते हैं, जिस प्रकार एक पुलिस अधिकारी जिस संविधान की शपथ लेके इस नौकरी में आता है, लेकिन जब इस नौकरी में वो आ जाता है तो उसकी जो प्राथमिकताएं अलग हो जाती हैं। और जब वो प्राथमिकताएं अलग होती हैं तो वो समाज में कदम कदम पर परिलक्षित होती हैं। और जब हम आम जनता और पुलिस के बीच का जो गैप देखते हैं वो आने वाला समय इसको मंजूर नहीं कर रहा है और हमें पारदर्शी बनना पड़ेगा। हमें कहीं ना कहीं जवानों के मनोबल को बढ़ाने के लिए जो जाति, धर्म और क्षेत्र को लेकर लोग प्रभावित हो रहे हैं, जो हमारे अधिकारी या जो हम लोग कहीं ना कहीं जाति, धर्म और क्षेत्र को लेकर कहीं ना कहीं अडिग हो रहे हैं, इससे बाहर निकलना पड़ेगा और संविधान के मर्म को समझना पड़ेगा। बिल्कुल। सीपी सिंह साहब, मैं आंकड़े पढ़ रहा था, ये आंकड़े 1-2 साल पुराने हैं, जिसमें कहा गया कि हमारे देश में जो पुलिसकर्मी हैं उनकी संख्या तकरीबन 19 लाख के आसपास है, लेकिन पुलिस पर भरोसा नहीं है साहब। इसलिए हमारे देश में निजी गार्ड्स की जो संख्या है वो 70 लाख से आगे जा चुकी है। ये किस तरीके का विश्वास है और ये किस तरीके की चुनौती है हमारे देश में सिस्टम पर? देखिए, आप जहाँ तक बाकी पैनलिस्ट ने कहा है उनके साथ मैं पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन मैं एक बात बताता चाहता हूँ कि ये जो चीज़ है कई सालों से हम ढूंढ रहे हैं, कुछ निकल नहीं रहा। आप देखिए, पहले पुलिस कमीशन बना तो नेशनल पुलिस कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन दी और नेशनल पुलिस कमीशन की रिकमेंडेशन फॉर रिफॉर्म्स ऑफ पुलिस कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ जी। ये कोई 78 की बात है। बिल्कुल। उसके 1978 में नेशनल पुलिस कमीशन की रिपोर्ट है, रिफॉर्म में कुछ नहीं हुआ। सुनील जी, जो मौजूदा स्थिति है इसका क्या कुछ असर पड़ता है एक आम व्यक्ति पर जब वो न्याय की उम्मीद करता है? कन्विक्शन रेट प्रभावित होता है, जांच प्रभावित होती है, किस तरीके से असर आप देखते हैं?
देखिए, जो दिल्ली की जो कन्विक्शन रेट, ऑल ओवर इंडिया की कन्विक्शन रेट देखें करीब 40% है। अब आप देखिए 60% लोग जो है जो पकड़े होते हैं वो दैट वाज दी अननेसेसरी अरेस्ट, जिसको कि पुलिस कोर्ट के आगे प्रूव नहीं कर पाई कि उन्होंने क्राइम किया है। तो इसी तरीके से जैसे एक आम आदमी है, उसको ये होता है कि अगर उसकी साइकिल भी चोरी हो गई है तो उसको ये विश्वास नहीं होता कि पुलिस वाले उसकी साइकिल चोरी उसको ढूंढ के दे देंगे। जबकि एक इन्फ्लुएंशियल, जैसे उदय जी बात कर रहे थे, इन्फ्लुएंशियल आदमी अगर उसकी भैंस भी खो जाए तो पुलिस फटाफट उसको जो भैंस को ढूंढ के जो है ला देती है। तो आम आदमी को एक पुलिस में इसीलिए विश्वास नहीं है कि एक तो इनमें आपस में गैप काफ़ी ज़्यादा है, और दूसरा जो है पुलिस के पास इतनी ड्यूटी इन्होंने दे दी है, सोशल ड्यूटी दे दी है, बेगर्स को पकड़ने की ड्यूटी दे दी है, जुवेनाइल्स को हैंडल करने की ड्यूटी दे दी है, हर एक सोशल फील्ड में जो है पुलिस को इस्तेमाल किया हुआ है, जबकि पुलिस की ड्यूटी जो है मेन होनी चाहिए लॉ एंड ऑर्डर। तो आप कह रहे हैं कि जो काम पुलिस के अलावा भी हो सकते हैं वो काम भी पुलिस को दे दिया गया, लेकिन जनता जनार्दन देश की पुलिस को लेकर किस तरीके के सवाल रखती है, उसके जहन में किस तरीके की छवि बनती है, ये थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सर, आपको पूछना, थाना जो होता है फर्स्ट क्लास माना जाता है, उसमें कितनी कंप्लेंट होनी चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा अगर उसकी कंप्लेंट हो तब उसको फर्स्ट क्लास माना जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी अगर कुछ कंप्लेंट सॉल्व हो गई उसको फर्स्ट क्लास माना जाइए। यहाँ तो कंप्लेंट ही नहीं लिखते तो फर्स्ट क्लास माना जाता है। ठीक है, पुलिस में से करप्शन कब खत्म होगा? पुलिस की करप्शन पे मैं अभी ताज़ा एक विवरण देता हूँ। दिल्ली सरकार ने एलिगेशन लगाया है, ये जो पानी माफिया हैं उन पे हम इसलिए प्रतिबंध नहीं लगा पा रहे कि पुलिस जो है सहयोग नहीं कर रही और पुलिस उनके साथ है। सर, पुलिस मतलब हर कोई आम आदमी छोटा जाता है तो उसकी एफआईआर जल्दी से नहीं लेती है, तो इस संबंध में पुलिस को क्या सुधार करना चाहिए? मैं ये कहूँगी कि थाने में कैमरे जरूर लगे होने चाहिए। किस लिए? क्योंकि वो अंदर बहुत मिसयूज किया जाता है, लड़कियों के साथ भी किया जाता है और आदमी के साथ भी, मतलब हम लोगों को तो पता ही नहीं कि हमारा रूल है भी क्या। ठीक है, तो मतलब जो देश का सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है थाना, जहां आप सुरक्षा के लिए जाते हैं, वहां पर ही सुरक्षा नहीं मिल पाती। वहां पर भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन उदय सर, ये जो सवाल अभी आपने सुना जिसमें वो करें कि देखिए साहब, थाने में आप जाते हैं खुद की सुरक्षा के लिए, लेकिन यहाँ पर थाने सुरक्षित हैं या नहीं, इसको लेकर सवाल है। इससे बड़ा साख पर संकट और क्या होगा? ये बच्ची ने जो सवाल खड़ा किया है ये बहुत बड़ा सवाल है कि एक महिला आज थाने में जाकर अपने को वो कंप्लेंट क्या करेगी, सुरक्षित महसूस करती है कि नहीं, इसको हम ईमानदारी से देखें। और मेरा थोड़ा रेडिकल व्यू है इस पर। मेरा मानना ये है कि अब समय आ गया है, रेप के बारे में मैं नहीं कह सकता, बट रेप के अलावा, रेप तो एक्सट्रीम कॉन्टिन्यूम का लास्ट एंड है। मॉलेस्टेशन होता है, ईव टीजिंग होती है, आउटरेजिंग ऑफ मॉडेस्टी ऑफ वुमन, ये सब लीगल टर्म्स हैं, ऑफेंसेस हैं जी। स्टॉकिंग होता है। तो इन केसेस में कांट बी लॉज ऑनलाइन एफआईआर, थाने जाने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन इससे ज्यादा भी अफसोसजनक बात कुछ नहीं हो सकती कि आप जो पूरा पुलिस सिस्टम है वहां पर ही भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, आप थाने जाने से डर रहे हैं। तो इंडिया बोले में आज हम बात कर रहे हैं पुलिस सुधार की और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश में जिसकी जिम्मेदारी है कि वो हमको सुरक्षा मुहैया कराए, उसकी साख पर ही सवाल क्यों खड़े हैं। विक्रम सिंह साहब, यहाँ पर तमाम तरीके के सवाल पूछे गए और जो एक बुनियादी सवाल था वो ये भी था कि साहब कम से कम एफआईआर तो दर्ज कीजिए, एफआईआर तक दर्ज नहीं हो पाती है, क्या कारण आपके हिसाब से? अनुराग जी, जब मैं सेवा में सन 74 में आया था तब से और आज रिटायर होने के 10 साल 8 साल बाद तक सबसे बड़ी जो समस्या है एफआईआर का न लिखना। विश्वसनीयता का जितना बड़ा प्रश्न आज पुलिस पे आज उठा है, आपके शो में बड़े जिम्मेदार सेवारत पुलिसकर्मी हैं और अवकाश प्राप्त सम्मानीय पुलिस अधिकारी हैं। सबने बेबाक होकर के ये कहा कि पुलिस को अपनी विश्वसनीयता बढ़ानी है, भ्रष्टाचार समाप्त करना है, पुलिस नेतृत्व को जीरो टॉलरेंस दिखाना होगा भ्रष्टाचार के प्रति। और जहां एफआईआर नहीं लिखी जाती है, तमाम हमने ड्रामे देखे हैं, टेस्ट एफआईआर कराइए। टेस्ट तो ये कराना है अनुराग जी कि हमारे 2 कान है या 4 कान है, उसके लिए टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। आप एफआईआर, उदय सहाय जी हैं और सीपी सिंह साहब हैं, जरा एफआईआर कहीं करा करके दिखा दे, जरा नहीं करा पाएंगे। पंकज चौधरी साहब, आप किस तरीके से देखते हैं इस पहलू को, और क्या आपको भी लगता है कि एक दबाव कहीं होता है, अफसर के ऊपर भी दबाव होता है कि कहीं हमारे थाने की बदनामी ना हो, हमारे जिले की बदनामी ना हो कि अपराध बढ़ रहा है, और दबाव राजनीतिक भी होता है, एफआईआर दर्ज होनी है या नहीं होनी है? अनुराग, जैसा कि मैंने बताया कि करीब 94% जो पुलिस की जो अनुपात है वो जवानों और
सब इंस्पेक्टर तक के का अनुपात है। आज थानेदार और जनता के बीच या एसपी और जनता के बीच मालिक और नौकर की भूमिका नहीं है। बिल्कुल, बहुत अहम बात आप कह रहे हैं कि समझना होगा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को और उन नीति निर्माताओं को जिनको जिम्मेदारी ये सौंपी गई है कि वो एक सुरक्षित समाज के लिए आगे बढ़ सकें। तो इंडिया बोले में आज हम बात कर रहे हैं पुलिस सुधार की और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश में जो सबसे बड़ा सिस्टम है आपको सुरक्षित समाज मुहैया कराने का, यानी कि पुलिस व्यवस्था, उसको लेकर क्यों आखिर सवाल उठते हैं, किस तरीके की चुनौतियां हैं और एक बेहतर समाज के लिहाज से क्या कुछ समाधान हो सकता है। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले इसी मुद्दे से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। जब भी पुलिस और पब्लिक की बात होती है तो सबसे पहले एक सवाल जहन में गूंजता है कि आखिर किसके लिए है पुलिस। जो आंकड़े हैं उससे लगता नहीं कि पुलिस पब्लिक के लिए। देश में 663 लोगों पर एक पुलिसकर्मी है, वहीं हर वीआईपी पर औसतन 3 पुलिसकर्मी हैं। पुलिस पर सवाल उठाए जाते रहे लेकिन पुलिस सिस्टम को दुरुस्त करने की कोशिश नहीं की जाती। बेहद कम संसाधन में काम कर रही है हमारी पुलिस। एक आंकड़े के मुताबिक देश में पुलिस के लिए स्वीकृत पद 19,89,295 है। खाली पदों की संख्या 4,43,524 है, यानी करीब 25% पद खाली है। पुलिस सुधार के लिए कई समितियां बन चुकी हैं, लेकिन सुधार के कदम कागजों तक ही सीमित रहे। टीम न्यूज़ नेशन। सीपी सिंह साहब, आपसे समझना चाहूंगा जो सवाल यहां पर उठ रहा था और जो एक अहम बात यहां पर पंकज चौधरी साहब ने की थी बतौर एक वरिष्ठ पुलिस अफसर, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जो पुलिस के बड़े नेता होते हैं, दरअसल में वो नेताओं के सामने, पुलिस के जो बड़े अफसर होते हैं, माफ कीजिएगा, वो नेताओं के सामने जाकर दंडवत हो जाते हैं और सारा सिस्टम यहीं से गड़बड़ाना शुरू होता है? आपके में जी बिल्कुल सही है। मैं आपको बताता हूं कि एक स्टडी आई थी पिछले दिनों में कि जो पुलिस अफसर आता है, जब बहुत आइडियलिज्म में आता है, ये करूंगा वो करूंगा, 7 साल के बाद अंदाज़ा ये लगाएगा स्टैटिस्टिक्स के, उसमें सिनिसिज्म आ जाता है कि कुछ हो ही नहीं सकता। ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर है, नीचे से करप्ट दे थिंक इज सबऑर्डिनेट, वो उसको छोड़ देते हैं। इसी सिनिसिज्म को एनजीओ में नहीं, ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन नेताओं के आगे दंडवत होने की वजह क्या है? आपसे अर्ज करता हूँ, ये जो पुलिस अफसर हैं, एक्चुअली पुलिस अफसर्स का जो है, वी आर सर्वेंट्स ऑफ लॉ। हम लॉ के नौकरी नहीं करते, हम पॉलिटिकल प्रेशर से नौकरी करते हैं। क्यों करते हैं? तो कौन सी मजबूरी है? यही मजबूरी है, क्योंकि आपने देखा कर्नाटका सरकार आई और पहले आते डीजी के ट्रांसफर। तो जो हम लोग हैं सीनियर अफसर, हम बुज़दिल हैं, इसलिए हम सरेंडर कर जाते हैं, क्योंकि क्या करें, हाँ जी हमारे बच्चों की बिल्कुल, आप बिल्कुल ईमानदारी से बात कर रहे हैं, बेबाकी से बात कर रहे हैं, लेकिन ये एक सिस्टम के लिए सबसे ज्यादा अफसोसजनक बात हो सकती है कि तब जबकि एक पुलिस अफसर ये कहे कि हाँ हम बुज़दिल हैं। पंकज चौधरी, क्या आपको लगता है कि वाकई जो कोई ईमानदार पुलिस अफसर हो, हमारे देश का राजनीतिक सिस्टम की एक कोशिश रहती है कि कैसे उसको कमजोर किया जाए, कैसे उसको अलग थलग किया जाए, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता? अनुराग, ये समय ऐसा आ गया है कि अगर समाज ईमानदार पुलिस अधिकारियों को, पुलिस के जवानों को समर्थन नहीं देगा, उनको सपोर्ट नहीं देगा, तो आने वाला समय पुलिस के लिए बहुत दयनीय है। और जहाँ तक मैं बार बार ये हमेशा पाता हूँ एक लोक सेवक होने के नाते कि पुलिस और जनता के बीच का जो गैप है, उस गैप को पूरा करने के लिए अभी बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है। और जहाँ तक मैं पुलिस के जवानों को और पुलिस के अधिकारियों की जब बात करूँ, तो कहीं ना कहीं हम अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने निजी हितों के लिए कुछ ना कुछ ऐसी बातें रहती हैं कि हम अपने को कंफर्ट जोन में जाना पसंद करते हैं। और जो संवैधानिक मूल्य है, संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए मेरिट पर चलते रहने की जो हमारी भावना है, उससे हम विचलित होते हैं। तो ये जो मानव की प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति पुलिस अधिकारियों में भी है। और कहीं ना कहीं ये समाज, मुझे लगता है कि समाज मजबूत तभी होगा जब हमारा पुलिस सिस्टम मजबूत होगा। और जो सपोर्ट सिस्टम है आज के समय में, वो बहुत ही चिंतनीय है और एक जवान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका जो वेलफेयर है, उसका जो मनोबल है और जो उसका अनुशासन है, वो समय समय पर उच्च अधिकारी उसको बनाए रखें। चलिए, तो ये तमाम वरिष्ठ पुलिस अफसरों का दर्द है जो झलक रहा है आज इंडिया बोले में। और ये किसी एक सूबे की तस्वीर नहीं है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, अलग अलग राज्यों में अपना अनुभव बिताने वाले, अपने कार्यकाल को बिताने वाले तमाम वरिष्ठ पुलिस अफसर अपने दर्द को यहाँ पर बयां कर रहे हैं जब हम बात कर रहे हैं पुलिस सुधार की। लेकिन विक्रम सिंह साहब, आप देश के सबसे बड़े सूबे के पुलिस विभाग के सबसे बड़े अफसर रहे हैं, डीजी रहे हैं। मैं कुछ आंकड़े पढ़ रहा था जिसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में जो पुलिस बल है उसके पास तकरीबन 2.25 लाख हथियार हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं
उनके पास हथियारों की संख्या 12 लाख से ज्यादा है, यानी 6 गुना ज्यादा हथियार राज्य के लोगों पर है, यानी लोगों को पुलिस पर भरोसा नहीं है। ये किस तरीके की तस्वीर है? अनुराग जी, ये एक उपसंस्कृति बन गई है लाइसेंसी हथियार की। ये जो 12 लाख आप बता रहे हैं, ये तो लाइसेंसी हथियार हैं। इसकी दूनी संख्या होगी जो नाजायज कट्टे और कंट्री मेड वेपन्स हैं, और जो कंट्री मेड बम है इनकी संख्या इनसे भी डबल। नहीं, वो तो चलिए अपराधियों पर होंगे, लेकिन लाइसेंसी हथियार तो एक जिम्मेदार नागरिक को दिया जाता है। अगर 12 लाख लोग लाइसेंसी हथियार ले रहे हैं तो क्या इसका मतलब ये ना समझा जाए कि उनको पुलिस व्यवस्था पर भरोसा नहीं है? वो ये समझ चुके हैं कि अपनी सुरक्षा उन्हें खुद करनी है। मैं ये कहूंगा कि एक परंपरा रही उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ग्रामीण बाहुल्य है, तो ग्राम सुरक्षा समितियों आदि की भी वहां पर व्यवस्था की गई है, जहां पर पुलिस के साथ विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में इस प्रकार के लाइसेंसधारियों की नियुक्ति की जाती रही है, जो पुलिस से कंधा मिला करके बदमाशों से, डकैतों से मोर्चा लें। लेकिन ये संख्या अगर पुलिस के हथियार से ज्यादा है तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। सुनील गुप्ता जी, मैं आंकड़े पढ़ रहा था कि किस तरीके के कदम उठाए गए और उसका आपने जिक्र भी किया, लेकिन जब हम पूरे पुलिस की व्यवस्था को देखते हैं तो बात शुरू होती है 1861 से, सीआरपीसी से। क्या आपको लगता है कि पुलिस की जिस मानसिकता को लेकर आज आलोचना हो रही है, दरअसल में उस मानसिकता को सुधारने, बदलने की कोशिश नहीं हुई? हम आज भी 1861 के दौर में जी रहे हैं, सीआरपीसी के दौर में जी रहे हैं। आप देखें, जब ये आईपीसी बना था, सीआरपीसी तो 1973 का है जी, जब आईपीसी बना था 1861 का, तब जो ये उसमें धाराएं थी वो ये थी कि अंग्रेज किस तरीके से जो है हिंदुस्तानियों को जो है दबाना चाहते थे, तो जो क्राइम बनाए गए थे उसके हिसाब से बनाए गए थे कि जरा किसी ने आपने कुछ बात की नहीं तो आपको पकड़ के पुलिस वाला जो है जेल में डाल देगा। अब 1947 से जब देश हमारा आज़ाद हो गया है, तब भी अभी 1861 का जो है आईपीसी चल रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी एक विडंबना है। आप देखें, मैंने जेल में देखा है, मतलब पुलिस का मतलब होता है कुचलना किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पे कुचलना। कोई भी अगर विद्रोह, जिसको ये विद्रोह कहते हैं, अगर विद्रोह नहीं, अगर कोई ईमानदारी की बात कर रहा है तो उसको किस तरीके से जो है कुचलना है, ये उसमें क्योंकि वो 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए बने कानून के तहत काम कर रहे हैं। जी। और दूसरा आप देखें, अगर आप देखें किस तरीके से हमारा सिस्टम ये काम कर रहा है। आप देखें, मैंने जेल में देखा है, जेल में मैंने बरसों काम किया है। जेल में बड़े बड़े क्राइम कर रहा है वो तो पकड़ा नहीं जा रहा। एक आदमी ने मंदिर से एक कोकोनट चोरी कर लिया है तो उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। तो सवाल यहाँ पर न्याय को लेकर है, लेकिन सवाल यहाँ पर जनता जनार्दन के भी हैं, और वो किस तरीके के सवाल हैं, उन सवालों को लेते हैं और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी, आप खड़े हो जाइए प्लीज। यदि किसी की मोबाइल चोरी हो जाती है और बंदा एक थाने में जाता है तो बोलता है कि नहीं इस थाने का नहीं है, उस थाने का है। उस थाने में जाता है तो फिर वही थाना भेज दिया जाता है, तो बंदा चुपचाप रह जाता है घर में। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जो पुलिस का जो फॉर्म होता है वो अगर देखा जाए तो एक छोटे छोटे एरिया का एक पार्टिकुलर स्टेशन, पुलिस स्टेशन होता है। तो जब एक पुलिस जो है अपने एक छोटे से एरिया को कवर नहीं कर पा रहा, तो आपको क्या लग रहा है पुलिस का जो अभी जो सिलसिला चल रहा है क्राइम का, वो कभी रुक पाएगा? सर, मेरा क्वेश्चन ये है, अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है तो हम पुलिस को कॉल करते हैं, पुलिस तभी क्यों आती है जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है? सर, आप बात कर रहे हैं ऑनलाइन एफआईआर की, कि ऑनलाइन एफआईआर होनी चाहिए। तो ऑनलाइन एफआईआर, क्या आपको लगता है कि जिस समाज के साथ शोषण हो रहा है, जिसके साथ गलत हो रहा है, वो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं जो उनके साथ ऐसा हो रहा है? सर, मुझे लगता है कि जो पुलिसकर्मी हैं वो सर्विस देने की बजाय लोगों से सर्विस लेते हैं। मेरा सवाल ये है कि सर, जो आईओ हैं वो चार्जशीट फाइल करते हैं, तो मेरा बहुत लंबा अनुभव जेल का रह चुका है, तो उसमें यह है कि आईओ जो चार्जशीट है वो 1.5 साल के बाद भी चार्जशीट फाइल नहीं करते हैं। तो सर, कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि आईओ को संवेदनशीलता होनी चाहिए कि पूरी फैमिली सफ़र करती है। सवाल यहाँ पर पुलिस की भूमिका को लेकर है, लेकिन विक्रम सिंह साहब, इन सवालों के जवाब भी हम लगातार तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या आप एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के तौर पर आपको ऐसा लगता है कि पुलिस के सामने भी कुछ चुनौतियां हैं? जिस तरीके से हम पढ़ रहे थे आंकड़ों को, 19 लाख स्वीकृत पद हैं, 4 लाख पद उसमें से खाली हैं। उत्तर प्रदेश, जिस सूबे के आप मुखिया रहे हैं पुलिस के, वहां पर सबसे ज़्यादा लगभग 2 लाख पद खाली हैं। ऐसे में जो कम पुलिसकर्मी हैं वो काम करें भी तो कैसे करें? क्या ये भी एक चुनौती है या ऐसा बिल्कुल नहीं है? बहुत बड़ी चुनौती है अनुराग जी। मैं आपने एक पक्ष प्रस्तुत किया, मैं आपको व्यवहारिक पक्ष प्रस्तुत करता हूँ। लखनऊ का एक बड़ा महत्वपूर्ण थाना है मलिहाबाद, वहाँ 50 कर्मी रहते हैं और सुबह जब 8 बजे नक्शा नौकरी बनती है पुलिस रेगुलेशन के अनुसार, आपको जान के ताज्जुब होगा कि पहरा, समात, कोर्ट, पैरोकारी और मुतफर्रिक कार्यों के बाद मुश्किल से 10 कांस्टेबल पूरे थाने के लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम कंट्रोल के लिए बचते हैं।
उदय साय साहब, पुलिस कर्मियों की कमी है, इसके लिए हालात इस तरीके के बदतर नजर आ रहे हैं, क्या ये तर्क वाजिब लगता है आपको? नहीं, इसका दोनों पहलू हैं, कमी तो है और तभी ये आंकड़े ओवरऑल, लेकिन एज अ ऑनेस्ट लीडरशिप हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि ये जो टोटलिटी में फोर्स हमें मिली है, क्या हमने उसको रैशनली अलग अलग जो पुलिस के डिपार्टमेंट हैं वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया है? सिक्योरिटी है, ट्रैफिक है, थाना है, आर्म बटालियन है, तो थाना एक तरफ ओवरबर्डन्ड है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपको कई यूनिट्स पुलिस के मिल जाएंगे जहाँ पर 2 घंटे की ड्यूटी के बाद आप 50,000 रुपये ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं भाई? ये सवाल हमें खुद एज टॉप लीडर्स अपने से पूछने पड़ेंगे। और हमारा टेलीफोन अटेंडेंट आज के ज़माने में, मैं इस काडर को जानता हूँ, जहाँ पर अभी भी अगर सीनियर अधिकारी को आप फ़ोन करें तो आई एम शॉक टू सी कि उनका मोबाइल फ़ोन कोई ऑर्डरली अटेंड कर रहा है। क्या मोबाइल फ़ोन इसलिए दिए गए हैं कि ऑर्डरली आपका अटेंड करे? ये सीरियस सवाल है जहाँ पर हमें खुद वो सवाल है जिसका जवाब खुद पुलिस के वरिष्ठ अफसरों को खोजना होगा। सिंह साहब माफ कीजिएगा, तो आप देख रहे हैं इंडिया बोले, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं पुलिस सुधार की और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश का पुलिस सिस्टम कैसे बेहतर हो सकता है। तमाम तरीके की चुनौतियां हैं जो इस इंडिया बोले के कार्यक्रम में सामने आई हैं, लेकिन समाधान क्या? सबसे पहले रुक करेंगे पंकज चौधरी, आपके मुताबिक क्या कुछ किए जाने की जरूरत है ताकि जो पुलिसकर्मी है, ईमानदार पुलिसकर्मी है, उसका मनोबल भी प्रभावित ना हो और एक नागरिक को समय पर सुरक्षा मिल सके? अनुराग, पुलिस का जो दूसरा पहलू है वो पहलू ये बताता है कि स्थितियाँ सुधरेंगी और पुलिस विभाग ने जब भी, मुझे लगता है कि संसाधनों के बजाय उसके जज्बे और इकबाल से कानून व्यवस्था और विभिन्न परिस्थितियों में काबू किया है। सीपी सिंह वरिष्ठ अधिकारी हैं, सीपी सिंह साहब, हम आंकड़े पढ़ रहे थे जिसमें कहा जा रहा था पुलिसकर्मी कम है, इसका तो हमने जिक्र किया, लेकिन जो पैसा दिया जाता है पुलिस आधुनिकीकरण का वो तक खर्च नहीं हो पाता है और उसमें कमी भी होती है। क्या आपको लगता है कि सरकारों के स्तर पर अगर खर्चा बढ़ाया जाता है तो कुछ स्थितियां सुधर सकती हैं? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक थे। दूसरी बात, जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर को सेपरेट करने की बात है, कब से हो रहा है कि इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर को सेपरेट करिए। यहाँ पे वही मिक्स्ड है, जो इन्वेस्टिगेटिव है हर वक्त तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, कोई ना कोई जमीन पे उतरा होता है, कोई ना कोई सड़कों पे उतरा होता है। सुनील गुप्ता साहब, आपके मुताबिक समाधान क्या? देखिए, इसमें है हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। अब क्या होता है कि अब जैसे हम थाने में कोई रिपोर्ट लिखवाने गए, हम जाके सबसे पहले हम कहते हैं हाँ भी कितने पैसे देने हैं। हम ये नहीं कहते कि नहीं अपनी ऑनेस्टी से हमने सब कुछ करना है, हम शुरू से ये कहते हैं कि हम कितने पैसे देने, हम शुरू से ये इमेज लेके चलते हैं कि पैसे देंगे तभी काम होगा। अगर हम एक स्ट्रिक्ट रहेंगे कि हमने पैसा नहीं देना, हमने अपना काम करवाना है, कोई गलत बात होगी तो उस पर हमने आवाज़ उठानी है, तो आप देखेंगे पुलिस फोर्स अपने आप सुधरेगी और हमारा सिस्टम अपने आप सुधरेगा। जैन साहब, आपके मुताबिक क्या कुछ बेहतर समाधान हो सकते हैं, क्या कुछ सुझाव हो सकता है? एक सुझाव जो अक्सर दिया जाता है वो ये कि साहब आप पुलिसकर्मी का जो मूल्यांकन है, प्रमोशन है, वो उसके काम के आधार पर कीजिए, जो उसके ट्रांसफर पोस्टिंग है उसमें ईमानदारी बरतिए, हालात सुधर सकते हैं। क्या आपको लगता है ये एक बेहतर सुझाव होगा? जी देखिए, एक तो फिक्स टेन्योर होना चाहिए सभी स्तरों पे, चाहे वो कांस्टेबल हो चाहे वो एसपी हो, उनका एक फिक्स टेन्योर होना चाहिए ताकि वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से बाहर आ सकें। दूसरा जो टाइट सुपरविजन है सुपरवाइजरी ऑफिसर्स का, वो होना चाहिए। लेकिन उदय साय साहब, आपके हिसाब से क्या कुछ समाधान कि हम पुलिस सुधार पर आगे चर्चा ना करें? देखिए, समस्याएं तो दर्जनों हैं, समाधान भी दर्जन। मैं केवल एक पक्ष पे जी अपनी राय रखूंगा और वो पक्ष है कि आधी आबादी महिलाओं की है। महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा ये है कि आप उनके हाथ में वो हथियार दें कि अपना एफआईआर वो खुद लॉन्च करें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, जीरो टॉलरेंस फॉर क्राइम अगेंस्ट वुमेन। लेकिन विक्रम सिंह साहब, आखिर मैं आपसे समझना चाहूंगा, आपके हिसाब से सुझाव क्या? अगर आप वाकई गंभीर हैं तो सबसे पहले पुलिस सुधार जो सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश है उसका निष्ठापूर्वक अनुपालन शीघ्र कराएं। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस रखें। ये तो जवाबदेही यहाँ पर अलग अलग हिस्सेदारों की है, समाज की जिम्मेदारी ये है कि वो कुछ भी गलत ना होने दे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं पुलिस को लेकर तस्वीर आने वाले दिनों में जरूर बदलेगी। इंडिया बोले में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।